नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर और अग्निपथ पर हो रहे बवाल पर अब तक की सबसे बड़ी खबर आपको दे दें। बिहार बीजेपी के नेताओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कई नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई गई है। 10 बीजेपी नेताओं को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है, जिनमें संजय सरावगी का नाम भी शामिल है। संजय सरावगी को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। हरिभूषण ठाकुर बचौल को भी वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। इसके साथ ही संजय जायसवाल, रेणु देवी, संजीव चौरसिया को भी सीआरपीएफ की सुरक्षा मिली है। बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री यानी कि तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को सीआरपीएफ अब सुरक्षा देगी। वाई श्रेणी की सुरक्षा इनको मिली है। सीमांचल के कई बीजेपी नेताओं को भी सीआरपीएफ की सुरक्षा दी गई है। योजना को लेकर हो रहे उपद्रव के बाद बीजेपी नेताओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बिहार में एक साथ कई बीजेपी के नेताओं को सीआरपीएफ के 22 श्रेणी की सुरक्षा दी गई है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, दोनों डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी सहित कई विधायक और एमएलसी और सांसद की जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। सुबह में बीजेपी कार्यालय की सुरक्षा बढ़ाई गई थी और उसके बाद अब बीजेपी के कई नेताओं की सुरक्षा एक साथ बढ़ा दी गई है। माना जा रहा है कि जिस तरीके से कल उपद्रवियों ने बीजेपी के कार्यालयों पर, बीजेपी के नेताओं के घर पर हमले किए हैं, उसके बाद यह निर्णय लिया गया है। बीजेपी कार्यालय में भी सीआरपीएफ की जो तैनाती है वो कर दी गई है। सीआरपीएफ के हवाले यहाँ की सुरक्षा कर दी गई है और साथ ही साथ कई विधायक और सांसद, बीजेपी के लगभग दर्जन भर नेताओं की जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है और उनके सुरक्षा में सीआरपीएफ की तैनाती कर दी गई है, जिसमें जो बीजेपी के जो हार्डकोर नेता माने जाते हैं उनके नाम शामिल हैं। सीमांचल के कई जो विधायक हैं, एमएलसी हैं, उनके नाम शामिल हैं। तो कहा जा सकता है कि जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम चल रहा है अग्निपथ योजना को लेकर, इसे देखते हुए एहतियातन बीजेपी के नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई गई है। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और चलिए अब ये जान लेते हैं कि आखिर बीजेपी नेताओं की सुरक्षा क्यों बढ़ा दी गई है। दरअसल गुरुवार और शुक्रवार को कई बीजेपी के नेताओं पर हमला हुआ। नवादा में विधायक अरुणा देवी पर हमला किया गया और आपको बता दें कि उसके बाद छपरा में विधायक सीएन गुप्ता के घर पर हमला किया गया। साथ ही बेतिया में संजय जायसवाल के घर पर हमला किया गया और बेतिया में ही डिप्टी सीएम रेणु देवी के घर पर भी हमला किया गया और साथ ही बेतिया में एमएलए विनय बिहारी की गाड़ी पर हमला हुआ। 4 शहरों में बीजेपी के दफ्तर जला दिए गए। शनिवार को संजय जायसवाल ने आरोप लगाया है और यह कहा है कि हमले के दौरान पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बना रहा। प्रशासन ने काम सही तरीके से नहीं किया और इस दौरान आपको बता दें ललन सिंह ने कहा कि प्रशासन ने काम किया, टारगेट नहीं किया। गृह मंत्रालय ने 10 नेताओं की सुरक्षा बढ़ा दी है। दरअसल अग्निपथ योजना के विरोध में हिंसा को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने पुलिस प्रशासन की भूमिका पर बड़े सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी को टारगेट किया जा रहा है। कई जिलों में बीजेपी के दफ्तर को जलाया गया, जिसमें प्रशासन की भूमिका अच्छी नहीं रही। बवाल के पीछे गहरी साजिश रची गई थी, जिसे लेकर डीजीपी से भी बात की है। प्रशासन जल्द साजिश का खुलासा करे। तो जिस तरीके से संजय जायसवाल ने गंभीर आरोप लगाए पुलिस प्रशासन पर और कहा कि पुलिस उस वक्त मूक दर्शक बनी रही जब उपद्रवी बीजेपी के कार्यालयों को निशाना बना रहे थे। बीजेपी के नेताओं पर जिस तरह से हमला हुआ, उससे साफ पता चलता है कि बीजेपी को इस हमले में, इस उपद्रव में टारगेट किया गया और साथ ही पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन इस दौरान एक्टिव नहीं था। 3 दिन से जो प्रशासन की भी भूमिका रही है वो अभी बिल्कुल अच्छी नहीं रही है।
प्रशासन का काम होता है। कहीं पे भी एक कल तक हम लोगों ने गलती से भी नहीं सुना कि कहीं पे किसी को लाठीचार्ज किया गया हो, किसी को टीयर गैस हो गया हो। अगर मेरे मधेपुरा कार्यालय की बात करें तो 300 पुलिस कर्मियों के रहते उस कार्यालय को जलाया गया। हमारा नवादा कार्यालय को भी जब तोड़ा गया तो वहाँ पुलिसकर्मी थे। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की भी स्थिति बहुत ही दयनीय कल तक रही है। और इस तरह से प्रशासन अगर एक्टिव नहीं रहेगा, आज एक्टिव रहा है तो बहुत कुछ देखने को मिला। भाजपा को टारगेट किया जा रहा है, यह सरासर शासन की कहीं ना कहीं कमी दिख रही है और यह बहुत ही गलत बात है। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। वो आकर के बात करेंगे, जरूर कन्विंस करेंगे। वो किस चीज पर ऐतराज है ये तो बताएं। जिसको भी ऐतराज है वह किस चीज पर ऐतराज है आके बताए कि नहीं इस योजना में यह परिवर्तन होना चाहिए। निश्चित तौर पर हम उसकी चर्चा करेंगे और उसकी चिंता करेंगे, लेकिन आप ऐतराज नहीं बताइएगा। आप बताइए कि इसमें ये एक पहला क्लॉज गलत है, ये 5वां क्लॉज गलत है। और संजय जायसवाल के बयान के बाद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। अब उस आक्रोश के कारण हमको लगता है कि संजय जायसवाल जी अपना संतुलन खो बैठे और संतुलन खोने के कारण उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाया है। मैंने उनका बाइट सुना है। उन्होंने कहा है कि प्रशासन के द्वारा एक खास पार्टी को टारगेट किया गया। प्रशासन क्यों पार्टी आपको टारगेट करेगा? प्रशासन तो अपना काम कर रहा है। और बीजेपी नेताओं की सुरक्षा क्यों बढ़ाई गई, उसके पीछे की वजह को जान लेते हैं। दरअसल शुक्रवार को उपद्रवियों ने बीजेपी नेताओं को निशाना बनाया। बेतिया में भीड़ ने डिप्टी सीएम रेणु देवी के आवास पर पथराव किया, जिसमें उनके घर के शीशे टूट गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को हालांकि वहां से खदेड़ दिया। इसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के आवास पर पथराव किया गया। यहां से भी भीड़ ने हंगामा कर रहे लोगों को खदेड़ दिया। उपद्रवियों ने बीजेपी विधायक विनय बिहारी की गाड़ी पर भी हमला किया। जिस समय हमला किया गया उस वक्त विनय बिहारी गाड़ी में मौजूद थे। और सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय को बीजेपी नेताओं पर हमले का इनपुट मिला था और संभवतः जब यह देखा गया कि बिहार पुलिस सुरक्षा देने में नाकाम दिख रही है तो गृह मंत्रालय ने 10 नेताओं को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी। बीजेपी नेताओं को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। तारकिशोर प्रसाद को वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली है। डिप्टी सीएम रेणु देवी को भी वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली है। इसके साथ ही संजय जायसवाल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको भी वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। विधायक संजय सरावगी को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। हरिभूषण ठाकुर बचौल विधायक हैं, उनको भी सुरक्षा दी गई है। संजीव चौरसिया को भी वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। और आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, बीजेपी के 10 नेताओं को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। क्या यह माना जाए कि इन नेताओं को वाकई खतरा था और बिहार की पुलिस इनको सुरक्षा देने में सक्षम नहीं है? देखिए अलीम, अगर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल अगर ये कहते हैं कि बीजेपी को एक खास पार्टी को टारगेट किया गया है, यानी कि बीजेपी को टारगेट किया गया है और पुलिस के सामने 300 पुलिस के सामने मधेपुरा में भाजपा का कार्यालय जला दिया गया, तो फिर बचता क्या है? जब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने ही लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं और ये आरोप लगाया कि खास पार्टी और खास नेताओं को टारगेट किया गया है, तो इतना तो मतलब साफ है। जब उनका आज शाम में बयान आता है और ठीक उसके कुछ देर पहले सीआरपीएफ की सुरक्षा दे दी जाती है बीजेपी के 10 बड़े नेताओं को, और वैसे नेताओं को जो हार्ड हिटर नेता माने जाते हैं, कई बार उनके बयान से जेडीयू असहज वाली स्थिति में हो जाती है। तो इतना तो साफ है कि बीजेपी के नेताओं को लगता है कि बिहार पुलिस अब उन्हें सुरक्षा देने में सक्षम नहीं है। इसी वजह से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह तय किया है कि भाई बीजेपी के जो 10 बड़े नेता हैं बिहार में जिनकी सुरक्षा पे खतरा हो सकता है और ऐसा इनपुट मिला, उसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो बिल्कुल साफ है बीजेपी ने ही इशारों क्या कुछ इनपुट मिला था गृह मंत्रालय को? और उनके निशाने पे अगर आप देखें,
देखिए, जिस तरीके से कल बेतिया में रेणु देवी के घर पे हमला होता है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के घर पे हमला होता है, बीजेपी के जो विधायक है सेन गुप्ता हो चाहे अरुणा देवी, उनके घर पे जो हमला होता है, उसके बाद लगातार खतरा बढ़ता जा रहा था। और यही वजह है कि अब कोई जोखिम मोल लेने की स्थिति में नहीं थी गृह मंत्रालय। इसी वजह से इन नेताओं को इसके पहले भी इनपुट मिला होगा, जो सूत्र बता रहे हैं। उसी को देखते हुए, पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए 10 नेताओं को तत्काल प्रभाव से सीआरपीएफ की सुरक्षा प्रदान कर गई है, जिसमें 12 लोग तैनात रहेंगे। अभी से कुछ देर पहले हमने हरिभूषण ठाकुर बचाव से बात की, तो उन्होंने कहा कि आज सुबह सुबह में उनके पास सुरक्षाकर्मी पहुंच गए हैं, जो सीआरपीएफ के जो जवान है, वाई श्रेणी की जो सुरक्षा उन्हें मिली है। तो जाहिर सी बात है, सबसे बड़ा सवाल अलीम यही है कि अगर बीजेपी की और जेडीयू की मिलीजुली यहाँ पे सरकार है और एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अगर इस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर के लिए सवाल खड़े करते हैं, वो भी तब जब गृह विभाग नीतीश कुमार के पास है और संजय जायसवाल सीधे सीधे गृह विभाग पे ही आरोप लगाकर पुलिस व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर के व्यवस्था पे सवाल उठा के सीधा हमला बोलते हैं। और उसके पलटवार में भले ही ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा हमला बोलते हैं, लेकिन इतना तो तय है कि सब कुछ एनडीए में ठीक ठाक नहीं चल रही है, क्योंकि जैसे ही ये पूरा मामला आया है, अग्निपथ का मामला, उसके बाद ये पूरा जो सियासत है कई रंग लेते दिख रहा है। और कल से लेकर आज तक आनंद, अगर आप सवाल बयानों ये के भी है कि जिन नेताओं को सुरक्षा दी गई या जिन नेताओं के आवास पर या उन पर हमला किया गया, क्या उनका क्या कुछ कहना है इस सुरक्षा को लेकर? क्या बिहार पुलिस की तरफ से जो सुरक्षा दी गई थी वो उनके लिए काफी नहीं थी, या वो उस सुरक्षा में खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे? देखिए, चूंकि यहाँ पे डिप्टी सीएम है, दोनों डिप्टी सीएम है, उनको भी सुरक्षा मिली है, तो उनका एक जो प्रोटोकॉल होता है, जो बिहार पुलिस की तरफ से सुरक्षा दी जाती है, वो सुरक्षा मुहैया कराई गई थी। इसके पहले जो विधायक को, अमूमन जो विधायकों को सुरक्षा दी जाती है, वो सुरक्षा मुहैया थी। लेकिन उसके बाद भी अगर कुछ ऐसा इनपुट मिला होगा, तभी सीआरपीएफ के वाई श्रेणी की सुरक्षा इन नेताओं को दी गई है। और खासकर तब से अलीम, जब जो इस पूरा मामला हुआ है और जो कल से लेकर आज तक उपद्रव की स्थिति देखने को मिली है, उसके बाद ये सुरक्षा व्यवस्था बढ़नी ही थी। क्योंकि अगर संजय जायसवाल के घर पर हमला होता है, रेणु देवी के घर पे हमला होता है, बीजेपी के विधायकों पर हमला होता है, उनके कार्यालय जलाए जाते हैं, तो थ्रेट कहीं ना कहीं बहुत बड़ा होगा। इसी वजह से वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। लेकिन सवाल वही है कि अगर वाई श्रेणी की सुरक्षा इन्हें मुहैया कराएगी, इसका मतलब कि बिहार पुलिस की सुरक्षा से बीजेपी नेता भी संतुष्ट नहीं थे और शायद गृह मंत्रालय भी संतुष्ट नहीं होगा। इसी वजह से वाई श्रेणी की सुरक्षा इन नेताओं को दी गई है, क्योंकि अमूमन वाई श्रेणी की सुरक्षा या उसके ऊपर की सुरक्षा जो मुहैया कराई जाती है, तो कई बार नेताओं के स्टेचर को देकर, उनके ऊपर थ्रेट को देकर ही दी जाती है। तो अगर ऐसे सूरत में कल से जो हंगामा का दौर चल रहा है, उसके बीच में अगर इन नेताओं को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी जाती है, तो कहीं ना कहीं बिहार पुलिस के सुरक्षा पे सवाल तो खड़े होंगे ही। क्योंकि अगर बिहार पुलिस की सुरक्षा से ये नेता संतुष्ट होते और गृह मंत्रालय संतुष्ट होता, तो शायद वाई श्रेणी की सुरक्षा देने की नौबत नहीं आती। और मैं बार बार आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये वो नेता है जो अपने बयानों को लेकर हमेशा से चर्चा में रहे हैं। कई बार उनका बयान ऐसा आता है जो बीजेपी और जेडीयू दोनों के लिए असहज स्थिति हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में अगर वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली है और संजय जायसवाल ने इशारों में बिहार में ही लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल खड़े किए हैं, तो मामला गंभीर दिखता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आनंद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने बीजेपी नेताओं को सीआरपीएफ सुरक्षा दिए जाने पर कहा कि सुरक्षा के मानकों के आधार पर उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा दी गई है, लेकिन जरूरी है कि युवाओं के मन में जो सुरक्षा का भाव है उसे दूर किया जाए। सुरक्षा जो भी उनके मानक है उसके अनुसार उनको दिया गया, इस पर किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? वो जाने किन कारणों से उनको सुरक्षा की ज़रूरत थी, किन कारणों से सुरक्षा दी गई है। लेकिन उससे भी बड़ा सुरक्षा युवाओं के भविष्य को लेकर के है कि उनके मन के अंदर में कोई संशय नहीं रहे, उनके भविष्य की सुरक्षा हो। इस दिशा में हम समझते हैं कि सार्थक पहल होनी चाहिए। और चलिए, अब 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। गुरुवार से शनिवार हो चुका है, लेकिन तस्वीर नहीं बदली है। गुरुवार को जो आगजनी शुरू हुई वो शनिवार तक जारी रही। 16, 17 और 18 जून की ये 3 तस्वीरें देखिए। तीनों तस्वीरें ये बयान करने के लिए काफी हैं कि हंगामा थमा नहीं है, बल्कि हंगामा बढ़ता ही गया है। और अग्निपथ योजना के विरोध में शनिवार को भी बिहार जलता रहा। शनिवार को ट्रेनें तो नहीं फूकी गईं, लेकिन उत्पातियों ने कई जगह पर गाड़ियों को निशाना बनाया और जगह जगह हंगामा करते रहे। हाथों में लाठी डंडे लिए और मुंह पर गमछा और मास्क लगाए उपद्रवियों ने जमकर तोड़फोड़ की। तिरंगा में कुछ आगजनी हुई है, स्टेशन बिल्डिंग में कुछ सामान लगाया गया है। मसौड़ी स्टेशन पर भी वही बस कब्जा भी किया गया है स्टेशन पे। नहीं, कब्जा वैसा की सूचना नहीं है, ऐसी कोई सूचना नहीं है।
मसौढ़ी के तारेगना जैसी ही स्थिति जहानाबाद में भी दिखी। जहानाबाद के टेहटा में उपद्रवियों ने जमकर बवाल मचाया। उपद्रवियों ने थाने के सामने खड़ी बस और ट्रक में आग लगा दी। यही नहीं, शहर के अलग अलग जगहों पर पत्थरबाजी भी हुई। हालांकि पत्थरबाजी की घटना के बाद पूरा शहर पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। उपद्रवियों का मन कितना बढ़ा हुआ है, इसकी बानगी जमुई के झाझा में देखने को मिली। उत्पाती पुलिस पर पथराव से भी पीछे नहीं हटे। ये टूटी हुई कुर्सियां और फर्नीचर मुंगेर के तारापुर प्रखंड कार्यालय के हैं। उपद्रवियों ने प्रखंड कार्यालय में कितना उत्पात मचाया, आप खुद देख लीजिए। अरवल में तो उत्पातियों ने शर्मसार करने वाली हरकत की। इमामगंज बाजार में उपद्रवियों ने एम्बुलेंस पर ही हमला बोल दिया। एम्बुलेंस चालक को तो पीटा ही, मरीज को भी चोटिल कर दिया। सवाल है कि क्या उपद्रव में शामिल ये लोग सेना में जाने लायक हैं, जिन्हें राष्ट्र की संपत्ति का मोह नहीं? क्या वो राष्ट्रभक्त हो सकते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अग्निपथ योजना के विरोध में बिहार 3 दिनों से जल रहा है। सवाल है कि क्या यह स्वाभाविक है या कोई गहरी साजिश रची गई है। देखिए ये रिपोर्ट। आंदोलन को कौन दे रहा हवा? अग्निपथ की आग के पीछे कोचिंग सेंटर्स या राजनीतिक दलों ने रची आग वाली साजिश? 3 दिन से बिहार जल रहा है। राजनीतिक दलों ने भी हाथ सेकने की भरपूर कोशिश की। अग्निपथ योजना के विरोध में हो रहे हिंसक प्रदर्शन को शांत करने की बजाय बिहार के विपक्षी पार्टियों ने शनिवार की बंदी का समर्थन कर दिया। आरजेडी और कांग्रेस के बड़े नेता तो सड़कों पर नहीं दिखे, लेकिन जन अधिकार पार्टी के मुखिया पप्पू यादव जरूर अपने समर्थकों के साथ सड़क पर निकलकर माहौल को गरमाते दिखे। को इस आंदोलन को बहुत मजबूत करना चाहिए। पप्पू यादव मरे हरे जेल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि पुलिस की मुस्तैदी की वजह से विरोध का कोई खास असर बिहार में नहीं दिखा, लेकिन सवाल है कि गुरुवार और शुक्रवार को हुई आगजनी के पीछे कौन है? क्या अग्निपथ की आग के पीछे हैं कोचिंग सेंटर्स? ये हम नहीं कह रहे, ये सवाल उठाया है पटना डीएम चंद्रशेखर सिंह ने। चंद्रशेखर सिंह ने कोचिंग सेंटर्स की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। माना जा रहा है कि राजधानी पटना से लेकर राज्य के जिला मुख्यालयों पर कोचिंग सेंटर के आसपास के इलाकों में छात्रों के एग्रेशन में आंदोलन की बड़ी कहानी छिपी है, जिसकी जांच के आदेश पटना डीएम ने दिया है। कल की जो घटना हुई है उसमें भी हम लोगों ने वीडियो फुटेज के आधार पर 170 लोगों को पहचान किया है और उनके विरुद्ध नेम्ड एफआईआर दर्ज किया गया है, जिसमें से 46 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है और बाकी लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी हो रही है। और पुलिस मुख्यालय के सूत्रों की माने तो अग्निपथ विरोध प्रदर्शन के पीछे गहरी साजिश है। इसमें ज्यादातर वही लोग हैं जो आरआरबी प्रोटेस्ट में शामिल थे। और मोबाइल टावर डंप के दौरान 700 से अधिक वैसे नंबर पाए गए हैं जो आरआरबी के प्रोटेस्ट के दौरान भी शामिल थे। और सिर्फ पटना में नहीं, आपको बता दूं कि समस्तीपुर, गया, जहानाबाद, दूसरों जिले में भी ये सक्रिय रहे हैं, जितने नंबर 700 से ज्यादा हैं। अब तक की कार्रवाई में 130 एफआईआर दर्ज की गई है और पूरे बिहार से 620 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। साजिश चाहे जिसकी भी हो, जिस ढंग से बिहार को जलाया गया वो चिंताजनक बात है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और अमित कुमार के साथ। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।